मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे खैर मक़दम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उस्मानी सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई और कितने दिन तक हुकूमत की और कैसे इसका पतन हुआ, कैसे ये ख़त्म हुई। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि 1300 ईस्वी में उम्मत मुस्लिमा पर बहुत ही मुश्किल दौर गुजर रहा था। उस वक्त सलेबी फितना और ततारी फितना अपनी रूज पर था। इन दोनों फितनों के अलावा जो कि मंगोली फितना, जो कि चंगेज़ खान का फितना था, वो भी अपनी उरूज पर था। ना जाने कितने जुल्म और जाति हो रही थी, ना जाने कितने लाखों मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए एक वली सिफत इंसान अर्तुगरुल गाज़ी को खड़ा किया, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। सल्तनत उस्मानिया 1211 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक कायम रही। लगभग 625 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया कायम रही। और दोस्तों, महमद द्वितीय द्वारा 1953 में कुस्तुनतुनिया के जीतने के बाद यह एक साम्राज्य बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में पराजित होने के बाद इसका विभाजन करके इस पर अधिकार कर लिया गया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बाद 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना पर इसे समाप्त माना जाता है। उस्मानी साम्राज्य 16वीं-17वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष के समय यह एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के हिस्सों में फैला हुआ था। लगभग 3 बर्रे आज़म पर यह छाया हुआ था। यह साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी सभ्यताओं के लिए विचारों का आदान प्रदान के लिए एक सेतु की तरह था। इसने 1953 में कुस्तुनतुनिया, आधुनिक जिसको इस्तांबुल कहते हैं, जीतकर ब्रिटानिक साम्राज्य कायम किया। इस्तांबुल बाद में इनकी राजधानी बनी रही। इस्तांबुल पर इनकी जीत ने यूरोप में पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। दोस्तों, ये सल्तनत उस्मानिया लगभग 625 ईस्वी तक कायम रही और 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत इनकी छाई रही। दोस्तों, उस्मान गाजी को अपने पिता अर्तुगरुल गाजी से एक बहुत ही बड़ी विरासत में मिली। दोस्तों, जिसका इस्तेमाल उस्मान गाजी ने बखूबी किया और उन्होंने भी बारी बारी से कई छोटे से नगरों को, गणराज्यों को जीता और एक बहुत ही बड़ी सल्तनत वजूद में लाई और 1211 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की नींव की स्थापना की। दोस्तों, ये बहुत ही बहादुर थे। इन्होंने ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी और इनके दिल में इनके अब्बू जान की तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय लगभग 56 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम देश हैं। दोस्तों, जो 3 बर्रे आज़म पे सल्तनत उस्मानिया कायम थी, दोस्तों, उसमें इस समय जब वो सल्तनत उस्मानिया 1923 ईस्वी में ख़त्म हुई तो ये कम से कम 39 या 40 देशों में बढ़ गई। दोस्तों, वो देशों का नाम आज की तारीख में अबखाइया, अल्बारिया, अल्जीरिया, आर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बॉस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्जिया, यूनान, हंगरी, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कोसोवो गणराज्य, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, मार्टिनिगो, नगोर्नो कराबाख, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सर्बिया, स्लोवाकिया, सोमालिया, सोमाली देश, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, सूडान, सीरिया, न्यूट्रिसिया, ट्रांसनिस्ट्रिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, यमन। दोस्तों, ये सारे देश उस समय सल्तनत उस्मानिया में शामिल थे। दोस्तों, एशिया माइनर में सन 1300 तक सेल्जुकों का पतन हो गया। पश्चिमी
अनातोलिया में अर्तुगरुल एक तुर्क सरदार थे। एक समय जब वो एशिया माइनर की तरफ कूच कर रहे थे तो उनके अपनी 400 घुड़सवार की सेना को भाग्य की कसौटी पर आजमाया, उनसे हारते हुए पक्ष का साथ दिया और जीत लिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिनका साथ दिया वे सल्जोक थे। सल्जोक प्रधान ने अर्तुगरुल को उपहार स्वरूप एक छोटा सा शहर दिया। अर्तुगरुल के पुत्र उस्मान ने 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अर्तुगरुल गाजी, जो वली सिफत इंसान थे, उनकी वफात के बाद सरदार चुने गए। उन्होंने 1211 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहीं से उस्मानी साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया उन्हीं का नाम पे उस्मानी सल्तनत कहलाई। दोस्तों, इसी को अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर कभी कहते हैं। दोस्तों, मुरादुद्दीन के बेटे महमद दुती ने राज्य और सेना का पुनर्गठन किया और 21 मई 1953 को कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल का तत्कालिक नाम जो है, उसे जीत लिया। रूढ़िवादी चर्च की स्वायत्तता बनाई और बदले में चर्च के उस्मानी प्रभुत्व स्वीकार कर ली। चूंकि बाद में बेटेनाटाइन साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए रूढ़िवाद ईसाइयों ने विनीशिया के शासन के बजाय उस्मानी शासन को ज़्यादा पसंद किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार हुआ। उस दौरान कई प्रतिबद्ध और प्रभावी सुल्तानों के शासन में साम्राज्य खूब फूला और बढ़ा। यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों पर भौगोलिक दृष्टि से नियंत्रण के कारण उनका आर्थिक विकास भी काफ़ी हुआ। सुल्तान सलीम प्रथम, जो कि 1512 से लेकर 1520 ईस्वी तक पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर चंद्रौन के युद्ध, फारस और सफाई राजवंश के शाह इस्माइल को पराजित करके उसने नाटकीय रूप से साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मिस्र में उस्मानी सल्तनत का विस्तार किया और लाल सागर में नौसेना खड़ी की। उस्मानी साम्राज्य के इस विस्तार के बाद पुर्तगाली और उस्मानी साम्राज्य के बीच उस इलाके की प्रमुख शक्ति बनी। मध्य शानदार सुलेमान 1952 से लेकर 1966 तक ने 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा किया। उन्होंने उस्मानी हंगरी युद्ध में हंगरी राज्य के मध्य दक्षिणी हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 1526 ईस्वी में मोहज युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। उसने तुर्की का शासन आज के हंगरी पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अन्य पूरे यूरोप महाद्वीप पर स्थापित किया। 1528 में उसने वियना पर चढ़ाई की, किंतु शहर को जीत पाने में असफल रहा। 1532 में उसने वियना पर दोबारा हमला किया और गुन्स की घेराबंदी के दौरान उसे वापस ढकेल दिया गया। समय के साथ नाइट्रोलिया, वालाचिया और मोदालिविया उस्मानी साम्राज्य की अधीनस्थ रियासत बन गई और पूर्व में 1534 से 35 में उस्मानी तुर्कों ने फारसियों के बगदाद जीत लिया और इससे उन्हें मोटापाटिमिया पर नियंत्रण और फारस की खाड़ी जाने के लिए नौसैनिक मार्ग मिल गया। हंगरी का विलय और फ्रांस और उस्मानी साम्राज्य हैबसबर्ग के शासन के विरोध में संगठित हुए और पक्के सहयोगी बने एक दूसरे के। फ्रांसीसियों ने 1953 में नीस और 1555 में कोर्सिका पर विजय प्राप्त की। ये जीत फ्रांसीसियों और तुर्कों के बीच प्रयासों का परिणाम थी, जिसके फ्रांसीसी राजा फ्रांसिस प्रथम और सुलेमान की सेनाओं ने भाग लिया, जिसकी अगुवाई उस्मानी नौसेना अध्यक्ष बारबोसा हैदरुद्दीन पाशा ने तुर्गुत इरनेइस के अधीनत्व में की। 1943 में नीस पर अधिकार मिलने के बाद पूर्वी फ्रांसीसियों ने उस्मानी सेना की एक टुकड़ी दी और एर्तुगरुल पर विजय प्राप्त की। 1543 में जब तुर्कियों का विजय अभियान जारी रहा तो आखिर में 1547 में हैब्सबर्ग ने शासन फेर्डिनंद हंगरी का उस्मानी साम्राज्य में आधिकारिक रूप से विलय स्वीकार कर लिया। सुलेमान के समय शासनकाल के अंत तक साम्राज्य की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ थी, जो कि 3 महाद्वीप में फैली हुई थी, 3 बर्रे आज़म पर फैली हुई थी। इसके अलावा साम्राज्य की एक नौसेना महाशक्ति बन चुकी थी, जिसका अधिकांश भूमध्य सागर पर नियंत्रण था। इस समय तक उस्मानी साम्राज्य यूरोप की राजनीति एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी थी और पश्चिम में कई बार राजनीतिक और सैनिक विफलता की तुलना रोमन साम्राज्य से की जाती है। उदाहरण स्वरूप इतालवी विद्वान फ्रांसिस्को और सोसोनिया और फ्रांसीसी राजनीति दर्शन शास्त्री जीन बोदिन ने ऐसी तुलना की। बोदिन ने लिखा, इकलौती शक्ति जो कि सही रूप से सार्वभौमिक शासन होने का दावा कर सकती है वो उस्मानी सुल्तनत है और उस्मानी सुल्तान है। सिर्फ वो ही सही रूप से रोमन साम्राज्य के वंशज होने का दावा कर सकते हैं।
दोस्तों ये रही आज की वीडियो, जिसमें मैंने उस्मानी साम्राज्य कैसे फैला, कैसे विस्तार हुआ और कौन कौन से मेन राजा गुजरे। और दोस्तों ये उस्मानी सल्तनत कायम होने का जो मेन मकसद ये था कि अर्तुगरुल चाहते थे कि दुनिया में राजा महाराजा सुल्तान का निज़ाम हट कर दोस्तों खिलाफत का निज़ाम आए, जिससे उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हो और नफ़ा हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस्मानी सल्तनत का पतन कैसे हुआ, क्या क्या साजिशें थी इसके पीछे। और दोस्तों अगली वीडियो के लिए तब फी अमानिल्लाह। दोस्तों चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमानिल्लाह।